इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन मंगलवार है, तो आज के दिन हम फोन इन कार्यक्रम लेकर के आते हैं। आज भी हम फोन इन कार्यक्रम लेकर के आए हैं, जिसका विषय है जीरो बजट में प्राकृतिक खेती कैसे करें। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार गोयल। आप सलाहकार हैं, कृषि विज्ञान केंद्र दामला, जिला यमुनानगर में कार्यरत हैं। तो इस विषय पे आप कोई भी सवाल आपका है कि जीरो बजट में प्राकृतिक खेती कैसे करें, तो आप फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर है 221 322। कुरुक्षेत्र का STD कोड जो है वो ज़रूरी रहेगा उनके लिए जो मोबाइल फ़ोन से फ़ोन करेंगे या जो जिला कुरुक्षेत्र के बाहर से जो फ़ोन करेंगे। तो कुरुक्षेत्र का STD कोड भी आपको बता दें। जिला कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744 01744 और फ़ोन नंबर है 221 322 यानी 221 322। तो डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाना है आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। और इसके लिए हमारा जो फ़ोन नंबर है किसान भाई वो नोट कर लें। फ़ोन नंबर रहेगा 01744 221 322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 STD कोड जो कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं और 221 322। और इसके साथ ही जो हमारा आज का फ़ोन इन का विषय रहेगा वो बड़ा अहम विषय है, वो है जीरो बजट में प्राकृतिक खेती कैसे करें। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार गोयल जी, सलाहकार, कृषि विज्ञान केंद्र दामला, यमुनानगर। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसा आप जानते हैं कि भी किसान भाई खेती में बहुत मेहनत करें दिन रात जी। उनका एक उद्देश्य है कि किसी भी तरह हो कि अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उत्पादन कराया जाए, अनाज का उत्पादन करें और देश हमारा अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जी। तो इसके साथ साथ किसान भाइयों ने मेहनत बहुत करी, पर इसके साथ साथ बहुत से जो रासायनिक कीटनाशक हैं या दूसरे जो हमारे उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल भी हुआ है, जिसके कारण ये कह रहे हैं कि लंबे समय से इनके इस्तेमाल से ज़मीन की तासीर पर कुछ प्रभाव पड़ा जी, अन्न पे भी प्रभाव आया और उसके माध्यम से कह रहे हैं कि भी थोड़ा शारीरिक प्रभाव भी देखने में आए जी। तो डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जारी रहेगी। एक फ़ोन कॉल है। हेलो। हाँ जी, हेलो, राम राम भाई। हाँ जी, राम राम जी। आपका नाम? नाम मुस्तकिन है जी मेरा। मुस्तकिन जी, हाँ जी। मुस्तकिन जी कहाँ से बोल रहे? त्रावड़ी से? नहीं जी, श्यामगढ़ से। श्यामगढ़ से, हाँ जी। मुस्तकिन जी, आपका स्वागत है, प्रश्न करें। मैं चलो डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ। किस विषय पे बात करना चाह रहे हैं आप? अपना बात बताएं, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सरजीमा गाँव श्यामगढ़ जी तक। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल थोड़ा अच्छा है जी। ऐसा है, मतलब ये पहले तो हम यूपी रहते थे, अब आ गए हरियाणा में जी। तो जी सर जी, ये जानकारी दो, बिना खाद के कोई खेती है? बिना खाद के या दवाइयों के कोई खेती है क्या? क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, ठीक है मुस्तकिन भाई, अब जो है हरियाणा में आ गए हैं। श्यामगढ़ पास में ही गाँव है, वहाँ पे बिना दवाइयों के और बिना कोई रसायनों के अगर करना चाहे तो एक प्राकृतिक खेती ही एक ऐसा जरिया है जिसको अपनाकर आप इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं और अपनी पैदावार को बढ़ोतरी ले सकते हैं, पैदावार की बढ़ोतरी किसी भी फसल की ले सकते हैं।
जी मुस्किन भाई, प्राकृतिक खेती एक ऐसी जरिया है कि जो हम प्राकृतिक तरीकों से, कुदरती तरीकों से को इस्तेमाल करके हम फसल उत्पादन ले सकें। और इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि उत्पादन बहुत बड़ा, उसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने में आए, तो ऐसे में प्राकृतिक खेती का नाम चर्चा में आया, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे प्राकृतिक खेती है क्या? प्राकृतिक खेती का मतलब सीधा है कि आपको किसी भी रसायन का, किसी भी खाद का, किसी भी फफूंदनाशक दवाई का, खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग नहीं करना। सिर्फ हमारे को प्राकृतिक तरीके अपनाकर जमीन की उपजाऊ शक्ति को इतना सक्षम बना देना है, जो कुदरती ताकत है, कुदरती ताकत को ही हमने मजबूत बनाना है। उसमें सूक्ष्म जीवाणु को इतनी गतिशीलता देनी है कि वो प्राकृतिक तरीके से ही हमारी जमीन की पौधों की बढ़वार करें और हमें पूरा उत्पादन देते रहें। जैसा कि हम आजकल ये धारणा बन गई भाई खाद के बिना, यूरिया के बिना तो उत्पादन होने का ही नहीं है, बढ़ने का ही नहीं, जबकि ऐसा संभव है। ऐसा संभव है और ये प्राकृतिक खेती से ही संभव है। बाकी बात डॉक्टर साहब आपकी सही है, क्योंकि अब से पहले जब ये नहीं थे रासायनिक खाद वगैरह, उर्वरक वगैरह, तब भी तो किसान भाई कर रहे थे, तब भी करते थे। आप अगर जंगलों में देखो या और दूसरी जगह देखो जहाँ पर कोई भी खाद नहीं डाला जाता, तब भी वहां पर काफी अच्छी पैदावार हमें मिलती है, फल भी मिलते हैं, पेड़ पौधे भी उगते हैं, जहां वहां कोई पानी नहीं देने वाला, कोई खाद नहीं देने वाला। जी प्राकृतिक तरीके से ही वो अपना उत्पादन हो रहा है वहां पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसीलिए खेती में भी धीरे धीरे इस चीज को परीक्षणों से आजमाया जा रहा है और सफल परिणाम मिल रहे हैं कि प्राकृतिक खेती अपनाकर भी हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। हाँ, मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि ये धारणा भी गलत है कि भी प्राकृतिक खेती के बिना उत्पादन नहीं है, इसके साथ भी उत्पादन है, इसका उत्पादन हो जरूरत है हमें इसमें जुड़ने की और इस पे मतलब इसको अपने अनुभव में लाकर उसको प्रयोग करने, उसको अनुभव में लाके प्रयोग करें। बड़ी अच्छी बात आपने कही डॉक्टर साहब कि अपने अनुभव में लाके उसको इस्तेमाल करें। अब एक शब्द हम कई बार जुड़ते हैं, जैसा हमारा आज का विषय है कि जीरो बजट में प्राकृतिक खेती कैसे करें, तो इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जीरो बजट क्या है? एक फ़ोन कॉल ले लें। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल इंद्री के पास गांव सांतड़ी से बोल रहा हूँ जी, मदन लाल कंबोज। हाँ जी, सांतड़ी से मदन लाल कंबोज जी, आपका स्वागत है। मदन लाल जी, मौसम कैसा है? मौसम तो तकरीबन ठंड हो रही जी, अब धुंध पड़ रही जी। धुंध पड़ रही है, ठीक कह रहे हैं। तो खेत में फसल बाड़ी कैसी खड़ी है? फसल बाड़ी तो ठीक है जी, बाकी मंडूसी नहीं फूकी, 2 बार स्प्रे कर लिया। अच्छा, मंडूसी नहीं फूकी, तो आपने पहले भी कराया होगा स्प्रे, नीचे जो कर रहे हैं बुआरे के टाइम, या बाद में कराया ऊपर से? नहीं, ये पहले जिस टाइम कणक बोई थी ना जी। हाँ जी हाँ। उसके बाद में तो पहले संकोर डाली थी पानी देने के बाद। अच्छा, उसके बाद में फिर एलग्रिप का उसका जो भी रासायनिक दवाइयाँ थी उनका कर रहे हैं। मंडूसी का इस्तेमाल कई दवाइयों का कर लिया, पर फिर भी कहीं कहीं जो फांट है वो रह रहे हैं। नहीं, तो उसमें क्या इसमें मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो मंडूसी की दवाई का प्रयोग किया है जी, उसके लिए ठीक तरीका और विधि नहीं अपनाई। अच्छा। जैसे कि सिफारिश की जाती है, जैसे उन्होंने एलग्रिप की बात की, ये चौड़ी पत्ती के लिए, चौड़ी पत्ती के लिए अच्छा खरपतवार है, जो सही तो जो मंडूसी के लिए थे तो उसके लिए बहुत सी दवाइयां थी, संकरी पत्ती में आ गया, संकरी पत्ती में है, लेकिन वो उसके लिए टोटल दवाई थी। आप सिंकोर भी जैसे उन्होंने बताया, सिंकोर की सिर्फ 50 ग्राम दवाइयां हैं, लेकिन किसान 200 ग्राम तक यूरिया में मिला के सिंकोर का प्रयोग करते रहते हैं, तब भी मंडूसी का नियंत्रण नहीं होता और गेहूं पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आपकी लीडर दवाई है, प्यूमा सुपर है, प्यूमा पावर है, आजकल मार्केट में बहुत सी दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना था, अगर इनके खेत में मंडूसी ज्यादा आती है हर बार, तो इनको बिजाई करते ही पेंडामिथिलिन का 1.5 से 2 लीटर का स्प्रे अगर कर देते तो 70 से 80% मंडूसी जमती ही ना। और उसके बाद अगर ये 30 या 35 दिन पे लीडर का ये दूसरी किसी रसायन का भी प्रयोग करते और दवाई में पानी की मात्रा को 150 से 200 लीटर लगाते, तो अगर ये पूरा करते। एक और फोन कॉल है जी। डॉक्टर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बबैन से जी। बबैन से, आपका शुभ नाम? रामेश्वर जी। रामेश्वर जी, हाँ जी रामेश्वर जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। यो चने बोर खे जी। है जी, चने बोर खे जी। चने बोर खे, अच्छा अच्छा, उसमें फूल ले रहे हैं जी, और टूट जा अपने आप ही। अच्छा, फूल आप ही जड़ जा, चने बो रखे हैं। डॉक्टर साहब, चने की फसल खड़ी है रामेश्वर किसान भाई के पास और फूल आते हैं, जड़ जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कोई प्राकृतिक तरीका है ऐसा? इन्होंने ऐसा तो नहीं कि सिंचाई कर दी हो? आपने पानी दे दिया रामेश्वर जी? कितने दिन हो गए? चना का फूल आ रहे जी। नहीं, फूल तो आ रहे, क्या कोई पानी पुनी तो नहीं दिया है खेत में? ना जी, पानी नहीं दिया जी। पानी नहीं दिया। अच्छा, पानी नहीं दिया है जी, तो कोई बात नहीं। आप इसका मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं आपकी कोई समस्या कीड़े या बीमारी की नहीं है,
तो आप बेविस्टिन 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका स्प्रे कर सकते हैं। उससे ये जो फूल झड़ रहे हैं इसकी समस्या पे कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। और बेविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में। और इसके साथ साथ जैसा डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि भी ये दवाइयाँ तो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब किसान भाई की समस्या थी मंडूसी की आ गई, जैसे खरपतवार कह लें, और इसके साथ साथ ये अभी जिक्र कर रहे थे कि फूल जड़ रहे हैं। तो इसमें कई ऐसे में प्राकृतिक खेती अपनाने के दौर में कई चीज़ों के नाम भी सामने आते हैं। जैसे कई कह देते हैं बीजामृत को इस्तेमाल कर लो, घनजीवामृत का कर ले, तो ये चीज़ें हैं क्या? सर ऐसा कि ये है तो प्राकृतिक खेती के, लेकिन बीज अमृत तो बिजाई के टाइम में ही हम बीज उपचार कर सकते थे। घन अमृत का तो हमें मतलब इसमें इसलिए नहीं कि इस टाइम फूल आने की अवस्था में इस टाइम घन जीवामृत डालने का भी प्रयोग नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप फसल को कीड़े, इस टाइम जो आने वाला टाइम है वो कीड़े बीमारी का है, इस टाइम अगर वो चाहें तो प्राकृतिक खेती में हम नीम अस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। नीम अस्त्र का जैसा नाम से स्पष्ट है, तो हाँ जी, नीम से संबंधित है। हाँ जी, नीम के पत्ते ही इसमें प्रयोग करते हैं। नीम के पत्ते 5 किलो लेकर, गौमूत्र 5 किलो लेकर, 1 किलो गोबर और 100 लीटर पानी में घोल के इनको 3 दिन तक मतलब लकड़ी के डंडे से हिला के और उसको ड्रम में डाल के इसको छान के हम इसका प्रयोग फसलों में कर सकते हैं। इससे कीड़े की बीमारी भी नहीं आएगी और कोई दूसरा अगर फफूंदनाशक होगा तो उसके लिए भी हम इस और प्राकृतिक तरीके अपना सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से मतलब कीटनाशी में ये किसी भी फसल पे हाँ जी, ये किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। निमास्त्र भाई ने चने का जिक्र कराया, चने में भी कर सकते हैं, सुंडी आ जाती है। हाँ जी, तो उस दौरान भी ये इस्तेमाल उस टाइम भी प्रयोग कर सकते हैं। और या कोई और रोग आ रहा है तो उस दौरान भी हाँ इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जो उसमें आ जाएगा। तो इस तरह अलग अलग तरीके हैं। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल है। हेलो। हाँ जी, शायद संपर्क कट गया डॉक्टर साहब। और हम बात कर रहे थे निमास्त्र की। तो ये इस तरह की कई विधियां हैं जो हम अपनी प्राकृतिक खेती के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किसान भाई ले सकें। तो अब जीरो बजट की बात करें डॉक्टर साहब, तो ये जीरो बजट प्राकृतिक खेती क्या कोई अलग है? नहीं, जीरो बजट प्राकृतिक खेती को, जीरो बजट मीन्स हमने कम लागत प्राकृतिक खेती की बात करते हैं। मतलब प्राकृतिक खेती को ही हम कम लागत प्राकृतिक इसलिए कह रहे हैं कि इसमें हमारी जो किसी चीज का भी प्रयोग है वो उसमें कोई खर्चा बाहर से नहीं करना पड़ता। ना हमें कोई बाहर से खाद खरीदना है, ना कोई रसायन खरीदना है, ना कोई फफूंदनाशक खरीदना है। घर की जो बनी हुई चीजें हैं जिसमें उसमें गुड़ है, बेसन है, पानी है, आपका खेत की मिट्टी है। चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल लेते। हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? राधेराम जी। कहाँ से बोल रहे हैं? गाँव गड़ी बीरबल जी। गाँव गड़ी बीरबल से। अच्छा जी, हाँ जी, काशीराम जी, आपकी आवाज कट रही है। लहसुन में क्या दिक्कत है? पीलापन आ रहा है। पीला हो गया लहसुन में। हाँ जी, डॉक्टर साहब लहसुन लगाया हुआ है, पीला पड़ गया, पीलापन आ गया है। हाँ जी, उस बार डाई खाद नहीं गिरा, डाई यूरिया देसी खाद गिर गया। अच्छा, तो काशीराम जी हम तो बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की, तो हम तो ये अब नहीं कहेंगे कि जी आप डाई गिरो। तो हाँ, अगर डॉक्टर साहब जो सुझाव देंगे आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। मैं आपको दोनों तरीके बताना चाहूंगा। अगर आप रासायनिक प्रयोग करना चाहो तो रासायनिक भी कर सकते हो, अगर प्राकृतिक करना चाहो तो प्राकृतिक खेती भी अपना सकते हो। प्राकृतिक खेती में आप 5 लीटर गौमूत्र लेके उसको 100 लीटर पानी में, 100-150 लीटर पानी में घोल के इसका स्प्रे कर सकते हो। पौधों में जो पीलापन है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर इसके अलावा आप चाहते हो कि रासायनिक का प्रयोग करना है तो NPK आता है 19-19-19, 1 किलो का पैकेट आता है, उसको आप 100 लीटर पानी में घोल के इसका स्प्रे आप कर सकते हो। और 200 लीटर पानी में, किले के लिए 200 लीटर डोज है, 2 पैकेट लेके आप इसका प्रयोग करोगे तो ये पीलापन खत्म हो जाएगा। और आगे से आप इसमें जिंक जरूर प्रयोग करें फसलों में, क्योंकि जिंक की कमी से भी काफ़ी पीलापन आ जाता है। और सल्फर का प्रयोग भी जरूर करना है, जिसके लिए मैं जिप्सम की सिफारिश करता हूँ कि 4 बैग जिप्सम के लहसुन में आपने जरूर डालने हैं बिजाई करते। और अब जिंक का छिड़काव डॉक्टर साहब अब कर सकते हैं लहसुन की फसल पे? जिंक का प्रयोग कर सकते हैं हम। जिंक को मतलब हम NPK 19-19 के 2 पैकेट और 750 ग्राम जिंक और उसमें 4.5 किलो के करीब यूरिया, इसको मिला के 200 लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। और इसी के विपरीत यदि हम बात करें तो इसमें क्या प्राकृतिक तरीका अपनाया जा सकता है? प्राकृतिक की स्थिति में प्राकृतिक तरीका तो हम ये जीवामृत को बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जीवामृत को प्रयोग कितने दिन के बाद करें प्रयोग?
जीवामृत तो आप इस टाइम जैसे फसल में पीलापन है जी, वो जीवामृत तो 3-4 दिन में तैयार हो जाएगा आपका। जीवामृत के लिए आपको गाय का गोबर 10 किलो के करीब, 8-10 किलो गौमूत्र और उसमें 2 किलो चने बेसन और आधा किलो के 2 किलो करीब मिट्टी जी, और आपने इसको सबको घोलकर पानी में और 48 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद दिन में 2-3 बार इसको हिला लेना है, घड़ी की दिशा में हिलाना है। उसके बाद छान के इसको 5 से 10 लीटर आप लेके 100 लीटर पानी में घोल के इसका स्प्रे 2-3 बार हफ्ते बाद कर सकते हो। इससे पोषक तत्वों की काफी कमी को पूरा किया जा सकता है और पीलेपन से भी निजात मिलेगी। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब जो हम बात कर रहे हैं तो चर्चा हमारी जारी रहेगी पर इस संदेश के बाद। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 0.2 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 95 और 85% रही। हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 13 जनवरी तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। इस दौरान पश्चिम विक्षोभ के कारण बादलवाई रहने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने और रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, 11 जनवरी को कुरुक्षेत्र जिले में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने और साथ ही 12 जनवरी की सुबह कहीं कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 13 जनवरी को धुंध आने और 11 जनवरी को ठंडा दिन रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि 11 और 12 जनवरी को कहीं कहीं पर बहुत हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है, तो आप अपने खेतों में सिंचाई और छिड़काव का कार्य रोक लें। साथ ही किसान भाइयों, इस समय गेहूं की फसल में सफेद रतवा और आलू की फसल में झुलसा रोग होने की संभावना हो सकती है। आप अपने खेत की निरंतर निगरानी करते रहें। धन्यवाद। किसान भाइयों, हम आज फोन इन में कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं जीरो बजट में प्राकृतिक खेती कैसे करें, और डॉक्टर साहब चर्चा जारी रखेंगे। एक फ़ोन कॉल है। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपका नाम? प्रवेश महाराज बोल रहे हैं जी। प्रवेश जी, गांव का नाम? गढ़ी जटान जी। गढ़ी जटान से। प्रवेश जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। जैसे डॉक्टर साहब हमने लहसुन लगा रखा जी, उसमें हमने 11 बिना पेस्टिसाइड के छोटे जी। अच्छा जी। ना उसमें कोई खाद गिरी ना कुछ हो, वो तो पीला खड़ा जी, बाकी जिसमें गिरे वो बढ़िया खड़ा जी, काला। अच्छा, यानी जिसमें आप क्या डालना जी? अब आप मेरा सुझाव तो यह है कि आप जीवामृत का उसमें बार बार प्रयोग करें, तो उससे क्या है कि सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या जमीन में बढ़ने से आपकी जैविक अंश की मात्रा बढ़ेगी और पीलापन खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आप जीवामृत का प्रयोग करें, और जीवामृत से जो है कुदरती ताकत जमीन की बढ़ जाएगी और इसका जो कमी दिखाई दे रही है वो पूरी हो जाएगी। जो जैसे कि इनको महसूस हो रहा है कि जहाँ सब कुछ डाला है वहाँ अच्छा है, और क्योंकि यहाँ पर पोषक तत्वों की इनको कमी महसूस हो रही है, इसलिए पीलापन है। लेकिन जीवामृत प्रयोग करने के बाद इनको मतलब इससे कमी पूरी हो जाएगी और सब पोषक तत्वों की कमी पूरी होते ही आपको ये ठीक लगेगा। डॉक्टर साहब, उसकी झाड़ भी कम रहेगी इस हिसाब से, तो किसान को तो फिर नुकसान है? नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं है, झाड़ भी पूरी मिलेगी। लेकिन अगर आप इसका प्रयोग करते रहोगे जीवामृत का बार बार, घन जीवामृत और कई चीजें हैं जो देसी तरीके अपनाकर आपकी जमीन की अगर उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी, फिर तो उससे ज्यादा भी पैदावार आ सकती है, रासायनिक से भी ज्यादा पैदावार आ सकती है। प्रवेश जी, ऐसा है कि समय लगता है थोड़ा थोड़ा किसी चीज में ढलने के लिए। यही तासीर हमारी धरती की है, मिट्टी की है। अब जितना धीरे धीरे हम इसके साथ जुड़ेंगे, प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाएंगे, तो उसमें धीरे धीरे उस मिट्टी की खेत की तासीर भी वैसी हो जाएगी और फसलें भी उसको
स्वीकार करना शुरू कर देंगी और फिर धीरे धीरे उत्पादन भी बढ़ेगा। शुरुआती दौर में हो सकता है कि हमें ऐसा लगे कि भी उत्पादन कम हो रहा है, इस तरह का हो रहा है, हम क्योंकि दूसरे रासायनिक खेतों के आदी हो चुके हैं और उन खेतों से जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ तो अच्छा लग रहा है, इधर कम लग रहा है, पर धीरे धीरे जब अगले साल फिर लोगे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। परंतु उस मिट्टी को हमें ढालना है उसमें, और वो प्राकृतिक तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ज़रूर बेहतर उत्पादन आप ले पाओगे और एक अच्छी दिशा में आपका एक अच्छा कदम है, स्वागत योग्य है। और आप दूसरों को भी प्रेरित करें कि भी इस तरह से तरीके को हम अपनाएं और खेत की मिट्टी को बेहतर बनाएं। डॉक्टर साहब पड़ोसी तो मजाक करेंगे, पागल हो रहे हैं। ऐसा है वो सभी मजाक करेंगे क्योंकि ये नई पद्धति तो कोई भी अपनाने नहीं देता। करोगे और जब आपको अच्छी पैदावार मिलेगी तो सभी आपको आप उदाहरण बन जाओगे गांव में, फिर दूसरे लोग भी इसको फॉलो करेंगे। और आसपास डॉक्टर साहब ऐसा देखने में आया, बहुत लोग अब धीरे धीरे इसको स्वीकार कर रहे हैं। कई जगहों पे देखा गया है, हर फसल में देख रहे हैं गन्ने का उत्पादन अच्छा हो रहा है। यहाँ तक सुनने में आता है कि भी गन्ने का उत्पादन 300 से 400 क्विंटल तक ले रहे हैं किले के साथ, इससे भी ज्यादा ले रहे हैं। जैसे कि गुरुकुल आपके कुरुक्षेत्र में 450 क्विंटल तक गन्ना ले रहे हैं, गेहूं की पैदावार अच्छी ले रहे हैं, धान की पैदावार भी सामान्य ले रहे हैं, जबकि वहाँ किसी चीज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि वो किसी चीज का प्रयोग नहीं कर रहे और किसी रसायन का प्रयोग नहीं करते। एक अच्छी मिसाइल कायम कर रहे हैं। पूरे भारत में एक विशाल है ये गुरुकुल में। आप इसको देखकर आके यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको तरह तरह के यहाँ शोध दिखेंगे जिससे आपको आपका हौसला बढ़ेगा और आप इसको अपनाएंगे जी। और जो जैसे प्रवेश भाई कह रहे थे कि जी पड़ोसी तो हंसते हैं हमारे ऊपर, ये क्या कर दिया, तो वो उनको भी ला करके यहाँ दिखाएं और उससे पता लगेगा कि भी किस तरह से प्राकृतिक तरीकों के जरिए खेती करी जा सकती है। तो डॉक्टर साहब एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती जब किसान भाई अपना रहे हैं, एक तो किन किन बातों का ध्यान रखें, दूसरी बात ये आ जाती है जो कीटनाशक हैं या बीज उपचार की दवाइयाँ हैं या फिर ये खरपतवारनाशी हैं, इनको तैयार होने में एक कितना समय लग जाता है किसान भाई को, कितना मेहनत करनी पड़ेगी? देखो ज्यादातर तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, 4-5 दिन का ही टाइम लगता है। जैसे आपका नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नि ये आपका है ब्रह्मास्त्र है, अग्निशस्त्र है, फफूंदनाशक है, बाकी जितनी भी दवाइयां हैं जी। जैसे फफूंदनाशक की अगर कोई फफूंदी आ जाती है तो उसमें सिर्फ खट्टी लस्सी का ही प्राकृतिक तरीके में और खट्टी लस्सी सुझाव देते हैं और मिली जाती है। 3 दिन की 4 दिन की पुरानी लस्सी अगर आप प्रयोग करोगे 3 लीटर और 1 किले में आप स्प्रे कर दोगे तो कोई फफूंद नहीं आएगी। इससे प्राकृतिक तरीके से हमारा फफूंदनाशक बीमारियों से बचाव हो जाता है। इसी तरह बाकी में भी आपके नीम के पत्ते हैं, क्रंज के पत्ते हैं, आपके तम्बाकू के पत्ते हैं, लहसुन है, अदरक है, इसके मिर्च के पौधे हैं, मतलब डिफरेंट तरह तरह के वनस्पतियों को ही लेकर उनसे प्राकृतिक तरीके से ही घोल बनाकर उसका छिड़काव करने से आपका हर तरह के कीड़े बीमारियों का नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे कि मतलब कहने का अभिप्राय है कि जो हमारे आसपास जो प्राकृतिक चीजें उपलब्ध हैं उन्हीं को ही हमने प्रयोग करना है और यही चीजें मिलकर के जो है इसको जीरो बजट में परिवर्तित और इसलिए इसको हम कम लागत कृषि प्राकृतिक खेती का नाम देते हैं। पशु गांव में रखे हुए हैं, पशुधन है हमारा, तो गौमूत्र का इस्तेमाल, गौमूत्र भी है, गोबर हमारे पास है, उसके साथ फसलें भी हैं, दाल वाली फसलें हैं, हमारे को बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ता, बाहर से कुछ नहीं, कोई इस पे खर्चा नहीं करना पड़ता। इसमें किसान की बचत होती है और बाहर से कोई किसी चीज रसायन का प्रयोग नहीं करना, खाद का प्रयोग नहीं करना है। किसान भाई घबराए ना कि इसको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको अपनाकर इसको अच्छी पैदावार हम ले सकते हैं, अच्छी पैदावार हम इससे ले सकते हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जब हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं तो एक कई बार किसान भाइयों के मन में एक संशय पैदा हो जाता है, वो ये कहते हैं एक तो प्राकृतिक खेती और एक जैविक खेती, इन दोनों में अंतर क्या है? क्या जैविक खेती को हम प्राकृतिक खेती मान लें? नहीं, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में फर्क यही है कि जैविक खेती में हमें गोबर की खाद का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है। प्राकृतिक खेती में सिर्फ हमारे को अगर एक देसी गाय है हमारे पास जी, और एक दिन में जो हम औसतन मानते हैं कि 10 किलो गोबर और 10 किलो के 8 से 10 किलो गौमूत्र हमें प्राप्त हो जाता है एक गाय से जी, वो हमारी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, 1 एकड़ के लिए। और जबकि 30 गाय जितना गोबर है वो हमारे 1 एकड़ की ऑर्गेनिक जैविक खेती के लिए प्रयोग करने की जरूरत पड़ती है। तो आपकी कितनी मात्रा कम है, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम गोबर में, गोबर की खाद से, बहुत कम हम गौमूत्र से हम 1 एकड़ की फसल पैदावार ले सकते हैं। इसलिए जैविक खेती में तो हमें बहुत ज्यादा इन चीजों की प्रयोग करने की जरूरत पड़ती है और इसके लिए हमें काफी जानवर रखने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा प्राकृतिक खेती में सिर्फ एक देसी गाय से हम 30 एकड़ की बड़ी अच्छी खेती कर सकते हैं और पैदावार ले सकते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। इसको तो हम ये कहेंगे कि आम के आम गुठलियों के दाम। जी बिल्कुल, कि हम एक देसी गाय से उससे दूध भी ले रहे हैं
दूध भी ले रहे हैं, उससे हम अपने प्राकृतिक खेती से हम अच्छी पैदावार भी ले रहे हैं। और दूसरा जो हमारी जो परंपरागत जो नस्लें थी पशुओं की, जैसे देसी गाय की नस्ल थी, उसके में वो भी हम सुरक्षित कर रहे हैं। हम उसे अपनी संस्कृति को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारा पूरा ही देश का ही भविष्य भी मजबूत होगा, हमारी संस्कृति भी मजबूत होगी, और हमारी जो जमीन लगातार रसायनों से खराब होती जा रही है उसको हमने बचाने की तरफ हमारा एक बहुत अच्छा अनूठा प्रयास होगा। बिल्कुल सही। अगर हम प्राकृतिक तरीके को अपनाते हैं तो ये हमारे देश के हित में भी होगा, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि हम सभी लोग प्राकृतिक खेती की ओर अपनाएं। लेकिन शुरू में जरूर किसान को एक डर लगता है कि पैदावार की कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे भी हम इसकी तरफ अग्रसर होंगे तो हम इसमें सफलता पाएंगे और बेहतर पैदावार ले पाएंगे। और एक प्राकृतिक तरीकों को अपना करके हम मिट्टी के स्वास्थ्य का भी और स्वयं इंसानों के स्वास्थ्य का भी अच्छा ध्यान रख पाएंगे। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी जानकारी किसान भाइयों से साझा करी। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम का अंक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई और साथ में वीरेंद्र भाई को दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।